अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लास 10th। और आज हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पॉर्टेंस को देखें तो ये दो तरीक़ों से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन, इसके ज़रिए से हम अपने रिएक्शन के सिमत की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं। तो नंबर वन, बाय प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के सिमत की पेशगोई करना। जी हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हुए हम अपने रिएक्शन के सिमत की पेशगोई जो है वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे मैं एक फ्लास्क के अंदर एक रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब मेरे पास है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, मेरे पास है, मैंने मिक्स किया है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन को, और मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। अब ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस मिक्सचर के अंदर कुछ देर के बाद मेरे पास हाइड्रोजन भी मौजूद होगा, आयोडीन भी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी, तीन चीज़ें मौजूद रहेंगी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा पहले तो हाइड्रोजन और आयोडीन है इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोजन और आयोडीन में, हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा मिक्सचर के अंदर, हाइड्रोजन भी होगा और आयोडीन भी मौजूद होगा। अच्छा जी बच्चे, तो अब हम इस रिएक्शन के अंदर किसी भी वक्त रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है ये अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन जाएगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो किस साइड पे है, इस सिमत पे है या कि इस सिमत पे है। अच्छा जी, फर्ज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास है रिएक्शन H2 + I2। आगे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हमें पहले से मालूम शुदा है, 57 है, जो कि हमें पहले से मालूम होता है। 57 है इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल निकालना है थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ वक्त गुजर जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट या इवन के आधा घंटा गुजर जाएगा। उसके बाद हमने इस रिएक्शन मिक्सचर में से चीज़ें निकालने हैं, यानी कि अपना सैंपल निकालना है। तो अपने सैंपल को फिर हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हर एक की कंसंट्रेशन कितनी है, मिकदार कितनी है। यानी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसके अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है। तो उसके बाद हम रिएक्शन के सिमत का अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से, देखें बच्चे, अब फर्ज करते हैं स्टूडेंट, हमने थोड़ी देर के बाद जब सैंपल निकाला तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन थी आफ्टर सम टाइम, इसलिए मैं T लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आफ्टर सम टाइम, फर्ज करते हैं 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, 10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, और इस मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार जब हमने सैंपल निकाल के, आयोडीन की मिकदार जब हमने चेक किया तो आयोडीन की जो मिकदार है कुछ वक्त के बाद, आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो है, फर्ज कर रहे हैं 0.20 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी है 0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, तो इसकी मिकदार कितनी है, 0.10 मोल्स, 10 मोल नहीं है, 0.10 मोल है,
0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और ये 0.20 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मिकदार है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे फर्जी हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मिकदार है कुछ टाइम के बाद वो है 0.40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये तीन चीजें मौजूद थी जब हमने सैंपल को निकाला। तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, कुछ टाइम के बाद आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.20 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मिकदार है वो 0.40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अब यहां से हम एक और चीज कैलकुलेट करेंगे जिसको रेट कोशेंट कहते हैं। रेट कोशेंट क्या है कि जब हम किसी खास वक्फे के बाद, किसी टाइम इंटरवल के बाद हम रिएक्शन मिक्सचर को निकाल के उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम करेंगे, तो उस वक्त उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहते बल्कि उसको रेट कोशेंट कहते हैं, और उसे QC से जाहिर किया जाता है। QC फार्मूला बिल्कुल सेम जैसे KC का होता है। तो बच्चे अब स्टूडेंट क्या करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे T लिखना है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन के मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम इनटू आयोडीन का मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर कंसंट्रेशन और आयोडीन का मोलर कंसंट्रेशन। अब क्या करते हैं, इनके वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास इनके वैल्यूज मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, अच्छा जी, और का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना है 0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ये, और आयोडीन का कितना है 0.20 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, जवाब आ जाएगा 8। तो अब यहां से हम रिएक्शन की सिमत का, डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे कि इस QC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे KC की वैल्यू के साथ, देखेंगे कि KC की वैल्यू ज्यादा है या QC की, या के दोनों के वैल्यूज जो है वो कंपेरेबल है। अब क्या करना है कि अगर मेरे पास QC की वैल्यू जो है वो आ रहा है कम KC से, जैसे इस एग्जांपल में है। अब देखें QC की वैल्यू कम है 8 है, जबकि KC की वैल्यू ज्यादा है 57 है। अब अगर KC की वैल्यू ज्यादा है QC से तो मेरा रिएक्शन जो है अभी मजीद जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर QC की वैल्यू बिलफर्ज अगर ज्यादा आता KC से, यानी 57 से ज्यादा आता 60 या 80 या 90 इस तरह से, तो फिर KC की वैल्यू चूंकि कम होती QC से, तो इसलिए मेरा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहां पे वाक़ है, वो रिवर्स डायरेक्शन में। यानी अगर QC की वैल्यू इज ग्रेटर देन KC, यानी QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा होती तो फिर मेरा जो रिएक्शन है वो अभी रिवर्स डायरेक्शन आना था, रिवर्स डायरेक्शन आना था। लेकिन अगर कंपेरेबल वैल्यूज होते, तकरीबन इक्वल होते, तो फिर मेरा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। अगर फर्ज करें QC इज इक्वल टू KC, ये दोनों इक्वल होते तो इसका मतलब है मेरा रिएक्शन जो है उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल कर लिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है रिएक्शन। तो इस तरह से हम KC की वैल्यू को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए हम रिएक्शन के डायरेक्शन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब हम QC यानी रेट कोशेंट निकालेंगे कुछ टाइम के बाद रिएक्शन मिक्सचर को देख के, इसके सैंपल को चेक करके, टेस्ट करके, तो फिर जब QC की वैल्यू हमारे पास आएगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे KC की वैल्यू के साथ। अगर तो KC की वैल्यू आएगा ज्यादा QC से तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, लेकिन अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो KC से तो फिर रिवर्स डायरेक्शन जाएगा। अगर दोनों के वैल्यूज इक्वल होंगे तो रिएक्शन मिक्सचर जो है, हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए रिएक्शन के डायरेक्शन जो है, रिएक्शन के सिमत की पेशगोई हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे
कि प्रिडिक्शन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के हद की पेशगोई भी हम कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो किस हद तक फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो किस हद तक हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है, किस हद तक ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकता और किस कंडीशन में कर सकता है। तो क्यूसी को यूज करते हुए हम ये चीज भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिएक्शन के हद की पेशगोई हम कैसे कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए हम रिएक्शन के जो एक्सटेंट है, जो हद है, उसकी प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे पॉसिबिलिटीज? ए पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूं बच्चे, फर्ज करते हैं अगर जो हमारे केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्ज आ रहा है तो फिर क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो फिर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है या रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है। तो हमने ये देखना है। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही है कि हमने देखना है कि जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा तो उस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है या रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है। एक बात यहां पे नोट करें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है चीजों की मिकदारें, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारें सेम होंगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कुछ भी हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदारें कुछ भी हों, लेकिन वहां पे आके कांस्टेंट हो, तब्दील ना हो रहे हो। ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट की मिकदार प्रोडक्ट से वहां पे, और प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है केसी की, तो इसका मतलब है हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो राइट डायरेक्शन में है, यानी हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर प्रोडक्ट की मिकदार मैक्सिमम होंगे और रिएक्टेंट की मिकदार ना होने के बराबर है। अच्छा जी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी शोज दैट, ये जाहिर करता है दैट at equilibrium state amount of product is मैक्सिमम या हाई, कि प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा है, एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेग्लिजिबल, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो रिएक्टेंट की जो मिकदारें हैं वो ना होने के बराबर हैं, रिएक्टेंट की मिकदारें और प्रोडक्ट की मिकदारें ज्यादा हैं। फर्ज करते हैं, एग्जांपल क्या है, हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये मिलकर बना रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, इस साइड पे एक कार्बन, इस साइड पे एक कार्बन, इस साइड पे 3 ऑक्सीजन, इस साइड पे 2, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, हमारे पास 2 कार्बन हो जाएंगे और 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसको भी हम 2 कर देंगे। अब इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे भी 2 कार्बन, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो इस साइड पे भी 4 ऑक्सीजन आ गए। इक्वेशन हमारा बैलेंस। लेकिन अब यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है इस रिएक्शन के अंदर इज इक्वल टू 2.2 क्रॉस 10 रेज पावर 22, तो इसका मतलब है बहुत लार्ज वैल्यू है, पावर 22, ये बहुत लार्ज वैल्यू है। इट्स मीन्स के जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा तो उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स की मिकदार जो है वो बहुत कम होगी उस पोजीशन के ऊपर। मींस के प्रोडक्ट मैक्सिमम होंगे, रिएक्टेंट ना होने के बराबर होंगे। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार बराबर, लेकिन रेट बराबर होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यही है। और उसके बाद है बी, ये भी पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो स्मॉल हो, स्मॉल न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है तो फिर क्या होगा, फिर इसका उलट होगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc shows that at equilibrium position के ऊपर amount of product is negligible, small amount of product is negligible, ना होने के बराबर है, and the amount of product is maximum, amount of reactant is हाई या मैक्सिमम, और रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करते हैं मेरे पास है अमोनिया NH3। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, टूट रहा है किस चीज में, जिन चीजों से बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। इक्वेशन को बैलेंस करें, इस साइड पे एक नाइट्रोजन, इस साइड पे दो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, अब हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, इधर यहाँ पे 2 है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो है 1। अब इसको एक मिनट जरा देखते हैं, 3.0 कितना आ रहा है, 3.0 क्रॉस 10 रेज पावर -9। अब ये 10 रेज पावर -9 तो बहुत स्मॉलर वैल्यू है Kc की। इसका मतलब है कि इस एग्जांपल के अंदर हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अमोनिया की मिकदार है मैक्सिमम है, जो कि हमारा रिएक्टेंट है। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मिकदार जो है बहुत कम है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब है हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है हमारे रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कंपेरेबल वैल्यू। ये भी पॉसिबल है कि इनके वैल्यूज जो है ज्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो, दरमियाना वैल्यू हो Kc की, तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना तो ज्यादा बड़ा वैल्यू है ना छोटा है, दरमियाना एक वैल्यू है अगर Kc की। तो फिर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या चीज, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा है। अच्छा जी बच्चे, अगर इनके वैल्यूज कंपेरेबल हैं या इनके वैल्यूज जो है कंपेरेबल हैं, तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दोनों की मिकदारें भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारें भी कंपेरेबल हैं। अच्छा जी, इट शोज दैट, ये क्या जाहिर करता है, शोज दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन concentration of reactants and product are reactant और प्रोडक्ट की जो मिकदारें हैं आर कंपेरेबल, यानी कंपेरेबल है, तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे मेरे पास है N2O4, ये डीकंपोज हो रहा है N2 + O2 में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डीकंपोज हो रहा है, और ये वापस जो है N2O4 में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए Kc की जो वैल्यू है वो है तकरीबन 0.211। अब ये वैल्यू ना लार्ज है ना स्मॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर N2O4, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी जो मिकदारें हैं, जो कंसंट्रेशन है, वो तकरीबन इक्वल होंगी। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हैं, एक तो रिएक्शन के सेम यानी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन के लिए, और दूसरा इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्शन कि ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है या प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है इंपॉर्टेंस को
समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा यहां तक एंड होता है।